Hello, guys. Welcome back again. My name is Amit, and it's good time. So we are back again with another Eco Daily Challenge, and today we have another hard question with us. तो अब लाइन से हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे इज वैलिड अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कहता है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड 2D इंटीजर एरे पेयर्स वेयर पेयर्स ऑफ I equal to start of I comma end of I. An arrangement of pairs is valid if for every index I, where I ranges from 1 up to pairs dot length, we have end of I minus 1 equal to start of I. तो बेसिकली क्या बोला गया है कि हमें एक 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है पेयर्स नाम का जिसमें हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ पेयर्स होंगे लेट्स से कि इस एरे का साइज n है तो हमारे पास n नंबर ऑफ पेयर्स हैं ठीक है और हर एक पेयर डिफाइन होता है स्टार्ट ऑफ आई कॉमा एंड ऑफ आई से इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसका एक एंडिंग पॉइंट है ओके एंड अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स क्या होता है एक अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स को बेसिकली पेयर्स को अगर तुम अरेंज कर दो तो उस अरेंजमेंट को वैलिड कब बोला जाता है जब द एंडिंग ऑफ द प्रीवियस पेयर इज इक्वल टू द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट पेयर मतलब क्या जो पिछला वाला पेयर था उसका जो एंड होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट दैट शुड बी इक्वल टू स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पेयर ठीक है अगर ये प्रॉपर्टी पूरे अरेंजमेंट के लिए फॉलो होती है हर एक पेयर के लिए फॉलो होती है ठीक है लीविंग द फर्स्ट पेयर क्योंकि सिंपल सी बात है सबसे पहला पेयर होगा वो तो अपनी जगह पे ही होगा उसके बाद जितने भी पेयर उसके बाद तुम लाइन से लगाते जाओगे उसमें अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि जो नेक्स्ट का जो नेक्स्ट पेयर उसका स्टार्ट है दैट इज इक्वल टू द एंड ऑफ द करंट पेयर तो तुम्हारा जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज वैलिड उसको वैलिड बोला जाएगा हमें बताना है कि क्या कोई वैलिड अरेंजमेंट एग्जिस्ट करता है अगर करता है तो हाँ हमें वो रिटर्न कराना है अब क्या बोलते हैं रिटर्न एनी वैलिड अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स नोट द इनपुट्स विल बी जनरेटेड सच दैट देयर एग्जिस्ट अ वैलिड अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स तो बेसिकली पहले ही बोल दिया गया है कि इनपुट्स ऐसे बनाए गए हैं कि हमेशा एक अरेंजमेंट ऑफ पेयर एग्जिस्ट करता है जो कि वैलिड है दिस मींस द आंसर विल ऑलवेज एग्जिस्ट हमें बस वही आंसर पता लगाना है नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस समझते हैं पहले टेस्ट केस में हमारे पास जैसे पेयर्स क्या है 5,1 4,5 11,9 9,4 अच्छा आप देख सकते हो कि हमें इसे लाइन में लगाना है सच दैट कि हमारा काम बन जाए लेट से मैं 11,9 से स्टार्ट करता हूँ तो 11,9 को सबसे पहले रख दिया उसके बाद क्या करना है मुझे एंड को स्टार्ट से मैच कराना तो ये देखो कि भाई 9 अगर 9 किसी का स्टार्ट है क्या हाँ इसका है तो 9,4 को बाद में रख दिया उसके बाद 4 किसी का स्टार्ट है हाँ इसका है तो 4,5 रख दिया उसके बाद 5 किसी का स्टार्ट है 5,1 है उसको यहाँ पर रख दिया सो वी कैन सी कि हमने सारे पेयर्स कवर कर लिए हमने क्या किया हमने सारे पेयर्स कवर कर लिए सच दैट कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी कि द एंड ऑफ करंट पेयर इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी पूरे में फॉलो हुई तो इसका मतलब एक राइट आंसर मिल गया लेट से अगर मैं यहाँ पर 4,5 से स्टार्ट करता तो क्या होता 4,5 को सबसे पहले रख दिया मैंने फिर 5,1 को रखूंगा क्योंकि सिंपल सी बात है उससे मैचिंग सिर्फ एक ही है पर 5,1 के बाद मैं क्या किसी पेयर को रख पाऊंगा ये 11,9 और 9,4 वैसे के वैसे ही रह जाएंगे हम उनको प्लेस नहीं करा पाएंगे और इसका मतलब ये वैलिड अरेंजमेंट नहीं बन पाएगा इसलिए ये जानू कि जो वैलिड अरेंजमेंट है वो यूनिक यूनिक तो मतलब जरूरी नहीं है यूनिक हो पर हाँ वो एक बहुत स्पेशल होगा दैट विल बी वेरी स्पेशल कि आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के आप बना दोगे ठीक है उसको बहुत केयरफुली बनाना होगा ठीक है अब नीचे आते हैं सेकंड टेस्ट केस पे देखते हैं सेकंड टेस्ट केस पे वी हैव व्हाट वी हैव 1 3 3 2 2 1 तो देख सकते हो कि भाई तुम 1 से स्टार्ट करो ठीक है लेट से तुम 1 से स्टार्ट करो तो क्या होगा 1 3 फिर उसके बाद 3 2 रख दो उसके बाद 2 1 रख दो तुम देख सकते हो पहले से ही जो दिया गया भाई तुम्हारा आंसर भी है क्योंकि तुम्हारा वैलिड अरेंजमेंट बन रहा है ठीक है नाउ लेट्स गो टू थर्ड टेस्ट केस तीसरे टेस्ट केस में क्या है पेयर्स है 1,2 1,3 2,1 तो क्या करो 1,2 को पहले रख दिया फिर 2,1 को रख दिया फिर 1,3 को रख दिया तो देखो क्या है सब में यही हो रहा है कि द जो एंड है वो प्रीवियस के नेक्स्ट के स्टार्ट से मैच हो रहा है जैसे यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 एंड है यहाँ पर 2 स्टार्ट पे है यहाँ पर 1 एंड पे है 1 स्टार्ट पे है ठीक है यही अगर तुम लेट से तुम 1,3 स्टार्ट करते तो क्या तुम पेयर बना पाते क्या तुम पूरा अरेंजमेंट बना पाते तब तुम नहीं बना पाते राइट इसका मतलब ये ध्यान रखना है हमें ये जो ऑर्डर है ना ये जो अरेंजमेंट बनेगा वो काफी मतलब बहुत ध्यान से बनेगा मतलब उसमें बहुत दिमाग लगा के इसको बनाना है ठीक है ऐसे नहीं कि तुमने कुछ भी रैंडमली कोई पेयर उठा के बना दिया ठीक है इसको बहुत केयरफुली बनाना है ठीक है और ऑब्जर्वेशन इसमें रिक्वायर्ड होंगी ठीक है अब आते हैं कंस्ट्रेंट्स पे कंस्ट्रेंट्स क्या है द नंबर ऑफ पेयर्स कैन रेंज 10 पावर 5 हमारे पास 10 की पावर 5 नंबर ऑफ पेयर्स हो सकते हैं हर एक पेयर डिफाइन होता है दो चीजों से उसका स्टार्ट और एंड की वैल्यू 0 से लेकर 10 की पावर 9 तक जाती है ठीक है बड़े नंबर है हमारे पास और स्टार्ट और एंड बराबर नहीं है ठीक है स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ आई नो टू पेयर्स आर एक्जैक्टली सेम सिंपल सी बात है कोई भी पेयर दो बार रिपीट नहीं हुआ है हर एक पेयर यूनिक है मतलब कोई भी पेयर दो बार नहीं आया एक ही बार आया है उसके बाद क्या है देयर एग्जिस्ट अ वैलिड अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स जो कि हमको पहले से बोल दिया गया था तो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स पूरे आ गए ठीक है अब आते हैं सोचने पे कि इसको करेंगे कैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले जो नाइव अप्रोच दिमाग में आता है सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स अप्रोच एकदम दिमाग में आता है वो क्या कहता है वो ये कहता है कि भाई सारे परम्यूटेशन निकाल लो ना तुम्हारा जो वो आया है क्या कहते हैं तुमको पेयर वाला एरे दिया गया है उसके परम्यूटेशंस निकाल लो पेयर्स को अलग अलग जगह पे अरेंज करके देखो और उसके बाद चेक कर लो कि तुम्हारा जो अरेंजमेंट अभी करंटली तुमने बनाया है क्या वो परम्यूटेशन तुम्हारा वैलिड अरेंजमेंट है अगर है तो इसका मतलब तुम्हें अपना आंसर मिल गया अगर नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें फिर से कोई और नेक्स्ट परम्यूटेशन चेक करो
पॉइंट ये है कि सारे परम्यूटेशन जनरेट करने हैं, उसके बाद उनको चेक भी करना है। इसमें टाइम कितना लगेगा? n इंटू एन फैक्टोरियल। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ पेयर्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ पेयर्स कितने? 10⁵ थे। क्या ये अप्रोच चलेगा? ये अप्रोच कभी नहीं चलेगा। दिस विल गिव यू मैसिव टीएलई, बहुत प्यारा टीएलई आपको मिल जाएगा। बल्कि एन की छोटी वैल्यूज के लिए आपको टीएलई मिल जाएगा बहुत आराम से। एन अगर 20 भी गया है ना, 15 भी गया, कुछ भी गया, 10 के ऊपर भी गया, तब भी बहुत हाई चांस है कि आपको टीएलई मिल जाए। सो दिस इज अ एकदम बेकार अप्रोच, दिस विल नॉट वर्क, बट इट इज अप्रोच, ठीक है। अब आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, फिर अगर ये नहीं चलेगा तो कैसे करेंगे। अब पॉइंट आता है कि ये जो हमें पेयर दे रखे हैं ना, इसको थोड़े अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये जो हमें पेयर दिए हुए हैं, लेट्स लुक एट देम एट सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं क्या करता हूँ, ये जो मुझे पेयर दिए गए हैं ना, इनको मैं एजेस की तरह देखता हूँ। लेट्स से कि मैं ग्राफ बनाता हूँ, लेट्स मैं ग्राफ कंसिडर करता हूँ। उस ग्राफ में ये जो पेयर्स है ना, दैट विल बेसिकली मीन एन एज, और जो इन पेयर की वैल्यूज हैं स्टार्ट और एंड, दिस विल डिनोट द नोड्स ऑफ माई ग्राफ। ठीक है, याद रखो मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरे पेयर को बेसिकली ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, सच दैट कि एवरी पेयर मींस अ डायरेक्टेड एज। हर एक जो पेयर है वो क्या है, वो एक एज के समान है, इट इज इक्वल टू एन एज। और जो जो पेयर दिया हुआ है जिसमें स्टार्ट और एंड है, दोस बेसिकली डिनोट द नोड्स इन्वॉल्व इन दैट एज। जैसे यू से, जैसे यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि 5 से 1 की तरफ एक एज जाती है, ठीक है। यहाँ पर मान सकता हूँ क्या कि 4 से 5 की तरफ एक एज जाती है, यहाँ पर क्या 11 से 9 की तरफ एक डायरेक्टेड एज जाती है, ठीक है। याद रखना है, दिस इज नॉट अनडायरेक्टेड, दिस इज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड एज क्यों बनाई है? सिंपल सी बात है, वाइसा वर्सा फॉलो नहीं होता है। ऐसा नहीं कि भाई तुम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 9,11 बना दोगे, वो 11,9 ही रहेगा, ठीक है। इसको तुम 9,11 नहीं बना सकते, 9,11,9 ही रखोगे, राइट। दैट्स व्हाई देयर इज अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम यू टू वी, स्टार्ट टू एंड, ठीक है। आओ एक बार इसको जरा, एक बार मैं तुम्हें विजुलाइज करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ एडिटर है, आपको दिख रहा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि मेरे पास जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर मेरे पास कौन कौन सी नोड्स है, 5 है, 1 है, 11 है, 9 है, 4 है। तो मैं इसको पुट कर लेता हूँ। 1 है मेरे पास, 5 है, 9 है, 11 है और 4 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे पास कितनी 5 नोड्स आ गई। अब मैं इनमें जो ना कनेक्शन बैठाता हूँ। कनेक्शन कैसे बैठाऊंगा? सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 5,1 के बीच में एक एज है, तो 5 और 1 लिख दिया। तो देखो एक डायरेक्टेड एज ऐड हो गई। उसके बाद है 9 से 4 के बीच में एक एज है, 11 से 9 के बीच में एक एज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 से 5 की तरफ एक एज है, हाँ 4 से 5 की तरफ भी एक एज है, 4 से 5 की तरफ भी एक एज है। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तो ये ग्राफ देख के आप कुछ समझ में आ रहा है? एक ग्राफ देख के आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि ध्यान से देखो कि अगर मैं 11 से स्टार्ट करता, देखो 11 स्टार्ट करता तो मैं 11 से 9 पे आता, 9 से 4 पे आता, 4 से 5 पे आता, 5 से 1 पे आता। देखो मेरे को क्या एक पाथ मिल रहा है, मेरे को एक कंटिन्यूअस पाथ मिल रहा है, सच दैट मेरे पास एक वैलिड अरेंजमेंट आ रहा है। अगर मैं इसी पाथ को निकाल लूं, अगर जो ये पाथ मेरा बन के आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसी पाथ को निकाल लूं, ठीक है, आंसर निकाल लूं इस पाथ का, तो दैट्स, उसका मतलब क्या होगा, जो मेरा पाथ आएगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मुझे वही तो फाइंड करना है। ये पाथ फाइंड किया, उसके बाद क्या करूंगा, 11,9, 9,4, 4,5, 5,1, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। वही देखो यहाँ पर आंसर भी है, ठीक है। लेट्स से कोई अगला टेस्ट केस लेते हैं, जैसे तुम्हारा 1 3 3 2 2 1 था, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, 1 2 और 3। तो 1 1 3 है ना, 1 3, हाँ, 1 3 3 2 2 1। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक साइकिल का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी पकड़ लूं, यहाँ पर 1 3 3 2 2 1। अच्छा, यहाँ पर क्या, अगर आप कोई परम्यूटेशन डालो, अगर आप यहाँ पर कोई भी परम्यूटेशन अगर उठा लोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 2,1 से स्टार्ट करोगे तब भी आपका आंसर आएगा, अगर 1,3 से स्टार्ट करोगे तब भी आंसर आएगा, अगर 3,2 से स्टार्ट करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक साइकिल बन रही है, राइट। अब आते हैं अपने आखिरी टेस्ट केस पे, उसमें क्या है, 1 2 1 3 2 1, ठीक है। फिर से हमारे पास सेम ही है, तो 1 3 है, 1 2 है और 2 1 है। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या आया, यहां पर देखो बाई डायरेक्शन एज है, मतलब कि सिंपल सी बात है, घूम के भी आ रहा है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर मान लो आप 1 से 2 पे गए, फिर 2 से 1 पे आए और 1 से फिर 3 पे आ गए, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपने मानो 2 से स्टार्ट किया, अगर आप 2 से स्टार्ट करते हो तो 2 से 1 पे जाओगे, 1 से कहाँ जाओगे, 1 से 2 पे दोबारा जाओगे, या 1 से 3 पे जाओगे। आप देख सकते हो अगर आप 1 को छोड़ के अगर इन दोनों में से किसी भी एज से स्टार्ट कर, किसी भी नोड से स्टार्ट करते हो, तो आपको एक वैलिड अरेंजमेंट नहीं मिल पाएगा। आप कोई ना कोई एज जो है वो क्या कर जाओगे, स्किप कर जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये विजुअलाइजेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं पेयर्स को उठा के एक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। जो स्टार्ट और एंड है वो मेरे नोड्स बन जाते हैं, और जो स्टार्ट से जो अगर पेयर है तो बेसिकली वो मतलब बताता है कि स्टार्ट से एंड की तरफ एक डायरेक्टेड एज है, ठीक है। इस तरीके से मैं एक ग्राफ तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट आता है कि जो ग्राफ तो निकाल लिया, अभी हमने ये भी देखा था कि इस ग्राफ में हमने क्या किया था, हमने एक पाथ निकाला था। ये पाथ कैसा था? अच्छा, हमें ध्यान देना चाहिए, हमें क्या करना है कि वी हैव टू इंक्लूड एवरी पेयर। हमें क्या करना है, ऐसा नहीं कर सकते कि तुम कोई भी पेयर छोड़ दो, तुम्हें सारे पेयर्स को इंक्लूड करना है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको ग्राफ के टर्म्स में देखूं, तो मुझे एक ऐसा पाथ चाहिए, ऐसा पाथ चाहिए जो कि हर एक एज को कवर करता है। I need a path that covers each edge and that also exactly once.
मुझे हर एक एज को सिर्फ एक बार कवर करना है, और वो भी ठीक है, सिर्फ एक बार कवर करना है, दोबारा कवर नहीं करना है, और एक साथ करना है। ये नहीं कि पहले मैंने इनको इनको कवर कर लिया, बाद में इनको कवर कर रहा हूं। मुझे एक बार में सारे एजेस को कवर करना है, और हर एक एज को सिर्फ एक ही बार कवर करना है। ठीक है, so we come to our optimization observations. We can see that this problem is very similar to a graph problem where every pair indicates a directed edge between u to v, basically start to end. We need to cover all pairs in a manner such that for each adjacent pairs, end of previous is equal to start of next. This is similar to traversing all the edges of a graph without repeating any edge twice. आपने देखा, क्योंकि मुझे सारी edges को include करना था, इस मैंने क्या किया, मैंने एक पाथ निकाला है, एक ट्रैवर्स किया है, सच दैट कि मैं हर एक एज को सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स करता हूं, दो बार नहीं करता हूं, और एक साथ करता हूं, एक बार में करता हूं। ये नहीं कि पहले मैंने कुछ एजेस को एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद में बची हुई एजेस को एक्सप्लोर कर रहा हूं। मुझे एक ही बार में सारे एजेस को कवर करना है, और किसी भी एज को दो बार रिपीट नहीं करना है। ठीक है, इट्स सेम एज ड्राइंग द ग्राफ कंटिन्यूअसली विदाउट लिफ्टिंग अ पेन। आप ऐसे समझ लो, लेट से आपको मैंने ग्राफ बनाने को दिया, यही मैंने जो अभी ग्राफ बनाया ना, इन्हीं को ग्राफ को मैंने को बनाने को दिया, और मैंने कहा कि आपको ग्राफ बनाना है सच दैट कि बिना पेन नहीं उठाना है, आपको पेन लेना है। आपने एक बार ग्राफ बनाना स्टार्ट किया ना, तो आपको लगातार ग्राफ को बनाते जाना है जब तक ग्राफ कंप्लीट नहीं हो जाता, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन इन बिटवीन। आप अपना पेन बीच से नहीं उठा सकते, इसका मतलब आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी अपने ग्राफ में। आप बीच में पेन उठा के कहीं और एज नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आऊं, तो यहाँ पर देख सकता हूं, मैं वन से पहले मैंने वन बनाई, वन से टू पे एज बनाई, टू से वापस वन पे एज बनाई, और वन से वापस थ्री पे एज बना दी। यहाँ पर एक बार भी मुझे अपना पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लगातार अपना ग्राफ बना सकता हूँ। और ये जो चीज होती है, ये जो हमने पाथ बनाया है, ये जो हम आपको बता रहे हैं कि दिस ट्रैवर्सल, ये ट्रैवर्सल होता है यूलिरियन पाथ, या फिर ऑयलिरियन पाथ भी इसको बोलते हैं। दिस इज अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब जनरली देखा जाए तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स में आता है ग्राफ के। ठीक है, पर देन टू ये काफी यूजफुल वो है, कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत जगह यूज होता है रियल लाइफ एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो आते हैं क्या, वी टॉक अबाउट यूलिरियन पाथ्स। जिस हमने पाथ की बात की ना, यहाँ पर जो हमने बोला कि भाई हमें पाथ चाहिए, दैट पाथ इज कॉल्ड यूलिरियन पाथ, और या फिर ऑलिरियन पाथ भी कहते हैं, तो बट मैं यूलिरियन कहता हूँ। सो अ यूलिरियन पाथ इज अ पाथ इन अ ग्राफ दैट ट्रेवर्सेस ईच एज ऑफ द ग्राफ विदाउट ट्रेवर्सिंग एनी एज मोर देन वंस। ठीक है, यूलिरियन पाथ एक ऐसा पाथ होता है जो कि पूरे ग्राफ की हर एक एज को एक बार में ट्रेवर्स करता है, और किसी भी एज को एक बार से ज्यादा ट्रेवर्स नहीं करता है। ठीक है, अब ये पॉइंट आ गया। अब पॉइंट आता है कि यूलिरियल पाथ कब कब एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मुंह उठा के हर एक केस में बन सकता है। अच्छा, हमारे केस में हमको ये बोल रखा है, ध्यान रखना, हमारे केस में हमको पहले से ये चीज बोल रखी है कि हमारा हमेशा एक वैलिड अरेंजमेंट एग्जिस्ट करेगा। ये हमको पहले से बोल दिया है। इसका मतलब पहले से हम जानते हैं कि हर बार हमारे जो इनपुट्स हैं उसमें यूलिरियन पाथ बनेगा, पक्का बनेगा, क्योंकि उन्होंने ये पहले से ही कंफर्म कर दिया अपने साइड से कि भाई तुम हमेशा एक वैलिड अरेंजमेंट निकाल पाओगे। इसलिए एक यूलियन पाथ एग्जिस्ट करेगा हमेशा। पर उसके पहले हमें कंडीशन भी तो डिस्कस करनी पड़ेगी कि भाई क्यों बनेगा। एक यूलिरियन पाथ के एग्जिस्ट करने की कंडीशंस होती हैं कि देयर शुड बी एट मोस्ट वन नोड विद आउट डिग्री माइनस इन डिग्री इक्वल टू वन। हम यहाँ पर डायरेक्टेड ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम आउट डिग्री इन डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ्स की बात करते तब हम नॉर्मल डिग्री की बात करते। तो कुल मिला के हमारे पास दो ऐसे नोड्स होने चाहिए जिनकी डिग्री ऑड है, और बाकी जितने भी वो हैं, बाकी जितने भी नोड्स हैं, उन सबकी डिग्री इवन होनी चाहिए। तो यूलिरियन पाथ के एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी क्या है, कंडीशन क्या है, कि हमारे पास दो ऐसी नोड्स होनी चाहिए जिनका जो डिग्री है, नेट डिग्री, ठीक है, नेट डिग्री होती है, दैट शुड बी ऑड। ठीक है, और बाकी जितने भी नोड्स हैं सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। अब डायरेक्टेड ग्राफ के केस में हमको उसको बोल सकते हैं क्या, कि हमारे पास एक ऐसी नोड होनी चाहिए जिसका आउट डिग्री माइनस इन डिग्री वन के बराबर हो, जिसमें इसका मतलब क्या, जिसमें एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा आउट गोइंग एज हो। ठीक है, फिर हमारे पास एक ऐसी नोड होनी चाहिए एटलीस्ट जिसमें इन डिग्री माइनस आउट डिग्री वन होना चाहिए, जिसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा इनकमिंग एज हो। उसके बाद लास्ट कंडीशन क्या है, ऑल अदर नोड शुड हैव इक्वल इन डिग्रीज एंड आउट डिग्रीज। बाकी जितनी भी हमारे नोड्स प्रेजेंट हैं उन सबकी इन डिग्री और आउट डिग्री, मतलब इनकम नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस एंड नंबर ऑफ आउटगोइंग एजेस शुड बी इक्वल। तो ये तीन कंडीशन फुलफिल होती है तब जाके हमारा यूनियन पाथ एग्जिस्ट करता है। इसको हम चाहे तो देख भी सकते हैं। लेट से मैं अपना यही वाला केस पकड़ लेता हूँ। ठीक है, यही वाला केस पकड़ लेता हूँ। अब देखते हैं कि वन की वो क्या है, वन की आउट डिग्री क्या है, वन की आउट डिग्री है टू, और वन की इन डिग्री क्या है, वन की इन डिग्री है वन। तो टू माइनस वन, इसका मतलब इसका नेट डिग्री क्या है, नेट डिग्री इसका क्या हो गया, इसका नेट डिग्री हो गया वन। अब हम टू पे आते हैं। टू पे क्या है, टू का इनकमिंग एज वन है, आउट गोइंग एज भी वन है, वेरी गुड। ठीक है, फिर थ्री आता है। थ्री में क्या है, इनकमिंग एज वन है पर आउट गोइंग एज क्या है, आउट गोइंग एज जीरो है। इसका मतलब वन माइनस जीरो वन। इसका मतलब हमारे पास एक नोड ऐसी है जिसमें आउट डिग्री माइनस इन डिग्री वन है, एक नोड ऐसी है जिसमें इन डिग्री माइनस आउट डिग्री वन है, और बचती हुई एक नोड जो है जिसमें क्या है,
जिसमें इन डिग्री आउट डिग्री इक्वल है, करेक्ट। इन डिग्री और आउट डिग्री इक्वल, बेसिकली मतलब इन डिग्रीज और आउट डिग्रीज इक्वल नहीं होनी चाहिए, जो पेयर वाइज वैल्यूज है वो इक्वल होनी चाहिए। लेट से कोई हम दूसरा टेस्ट केस ले लेते हैं जो कि हमने जैसे उठाया था 1 4 5 9 और 11 वाला। ठीक है, 11 से 9 की तरफ एज जाता है, 9 से 4 की तरफ एज जाता है, 5 से 1 की तरफ जाता है, उसके बाद 4 से 5 की तरफ जाता है। ठीक है, तो हम फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 11 की आउटगोइंग एज कितनी है, 1 है। ठीक है, 11 का आउटगोइंग एज 1 है और इनकमिंग एज कितनी है, 0 है। तो 1 माइनस 0 1 हो गया, इसका मतलब हमें एक ऐसी ऐसा नोट मिल गया जिसका आउट डिग्री माइनस इन डिग्री 1 है। उसके बाद यहाँ 1 को देखते हैं, इसका इनकमिंग एज कितना है, 1 है, आउटगोइंग एज 0 है, इन डिग्री माइनस आउट डिग्री 1, इसका मतलब हमें ये भी नोट मिल गया। अब बीच वाले नोट्स को देखते हैं, 9 की आउट डिग्री क्या है, 1 है, आउट इन डिग्री भी 1 है, 4 की आउट डिग्री 1 है, इन डिग्री भी 1 है, 5 की आउट डिग्री भी 1 है, इन डिग्री भी 1 है। इसका मतलब क्या, हमें पहला एक ऐसे नोट मिल गया जिसकी आउट माइनस इन 1 है, इस वाले नोट का इन माइनस आउट 1 है, और बाकी सारे नोट जो हैं उनका आउट डिग्री इन डिग्री सेम है। तो देखो, ये क्या एक परफेक्ट ग्राफ बन रहा है जिसका हम यूनियन पाथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे टेस्ट केसेस ही ऐसे दिए गए हैं कि वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट और वी कैन ऑलवेज फाइंड अ यूनियन पाथ, और हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, एग्जिस्ट तो हमेशा करेगा, हमारे टेस्ट केसेस ऐसे बनाए गए हैं। अब एग्जिस्ट तो कर लिया, ये तो हमें पता लगे कि भाई एग्जिस्ट तो करेगा, उसका तो हमने देख लिया कि भाई एग्जिस्टेंस का हमने प्रूफ देख लिया कि क्यों एग्जिस्ट करेगा। अब पॉइंट ये है कि हमको तो ये ग्राफ, हमें तो ये चीज निकालनी भी है ना, हमें तो क्या करना है, हमें यूक्लिडियन पाथ को फाइंड भी तो करना है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड करने के लिए आप नाइव अप्रोच लगा सकते हो कि आप डीएफएस लगा दिया आपने और आप निकालने की कोशिश करोगे, बट दैट इज इनएफिशिएंट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यू कैन स्किप, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप कोई नोट स्किप कर जाओ या फिर आप गलत सर्किट बना ले जाओ। आपका जो पाथ होगा ना वो आप गलत बना ले जाओगे, आप एक प्रॉपर यूक्लिडियन सर्किट नहीं बना पाओगे। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और केस जो हमने डिस्कस नहीं किया, जो कि 1 2 3 वाला केस था, जहां 1 1 2 और 3 था। ठीक है, 1 2 2 1 2 नहीं, क्या था, 3 1 3 था, 3 2 था और 2 1 था, राइट। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई बंदा हो तो देख पाएगा कि भाई यहाँ पर तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो कोई भी ऐसा नोट नहीं है जिसकी जो वो हो इन डिग्री माइनस आउट डिग्री, वो 1 है या -1 है, इसकी भी इन डिग्री आउट डिग्री 1 है, इसकी भी इन डिग्री आउट डिग्री 1 है, इसकी भी इन डिग्री आउट डिग्री 1 है। ये जो केस यहाँ पर मैंने बनाया है ना, इसको बोलते हैं यूलिरियन साइकिल। यूलिरियन पाथ को ही जब हम एक्सटेंड करते हैं तो बन जाता है यूलिरियन साइकिल। यूलिरियन साइकिल में क्या होता है, बस बेसिकली जो कंडीशन होती है ना ऑड वाली, कि दो एज होती है जिनमें ऑड वाला वो कंडीशन हट जाता है। बेसिकली वहां यूलियन साइकिल में क्या होता है कि यू ट्रेवर्स ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ स्टार्टिंग एंड एंड एट द सेम नोड। यूलियन साइकिल में क्या होता है, आप स्टार्ट भी सेम नोड पे करते हो और एंड भी सेम नोड पे ही करते हो आफ्टर ट्रेवर्सिंग ऑल द एजेस। इस केस में वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ग्राफ में यूलियन साइकिल है तो इसका मतलब उसमें यूलियन पाथ भी पक्का होगा। यूलियन पाथ जो है वो क्या है, वो सबसेट है बेसिकली। अगर साइकिल एग्जिस्ट करती है तो पाथ ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो साइकिल जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करेगी ना करे। बट नेवरदलेस जो एल्गोरिथम हम अभी यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं वो सबके लिए काम करता है, वो सब सारे केस के लिए काम करता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, सॉल्व करने का तरीका क्या था, इंटेलिजेंट डीएफएस। ये इंटेलिजेंट डीएफएस क्या होता है, इंटेलिजेंट डीएफएस कुछ नहीं है। ठीक है, वो मैंने बस बोल दिया। हम यहाँ पर एक एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं। अब द थिंग इज कि कि काफी लोगों को ये मालूम नहीं होगा, बिकॉज दिस इज एन एडवांस टॉपिक। ये जनरली मतलब इतना जल्दी कोई पूछता नहीं है, बट स्टिल ये क्वेश्चन आपके ओए का पार्ट बन सकता है। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि कोई भी इतना उसको एक्सट्रैक्ट करके ले जाएगा यहाँ तक, इस अप्रोच तक, वो मुश्किल पड़ेगा कि आप इतना सोच ले जाओ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एल्गोरिथम होता है हायर होल्डर्स एल्गोरिथम। वी यूज हायर होल्डर्स एल्गोरिथम टू फाइंड द यूलियन पाथ। इसको आप हियर होल्डर्स बोल लो या फिर हायर होल्डर्स बोल लो, दोनों में से कुछ भी बोलो, बात सेम है, कोई मतलब नहीं है। सो वी विल यूज हायर होल्डर्स एल्गोरिथम टू फाइंड द यूलियन पाथ, और ये जो एल्गोरिथम है दैट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर फाइंडिंग यूलियन पाथ्स। ठीक है, ये इसी के लिए ही फेमस है, इसी के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसका जो इन डेप्थ वो है कि ये क्यों काम करेगा क्या नहीं करेगा, दैट इज अ टॉपिक ऑफ अनदर वीडियो, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, पर हाँ इसको इंप्लीमेंट करके जरूर दिखाऊंगा मैं, क्योंकि हमें वही यूज करना है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है वो भी हम बाद में देखेंगे। सो हम डायरेक्टली जाते हैं अपने कोडिंग अरीना में, गए यहाँ पर, कंट्रोल प्लस कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको अपने ग्राफ ग्राफ को बनाना है, राइट। सबसे पहले अपने ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेते हैं एक मैप। अच्छा, मैं यहाँ पर मैप के ले रहा हूँ, मैप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे स्टार्ट और एंड की वैल्यूज हैं वो बहुत बड़ी है, वो 10 के बाद 9 तक भी जा सकती है, इसलिए एक वेक्टर नहीं बना सकता। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज अ मैप टू क्रिएट माई ग्राफ। तो इंट कॉमा वेक्टर इंट, ठीक है, और क्या करेंगे, ग्राफ।
ठीक है। और एक मैप बनाऊंगा अपनी नेट डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। याद रखो, जो यहाँ पर मैंने यूलियन पाथ बनाया था ना, इसमें एक और चीज जो मैंने बताई नहीं, मिसिंग रह गई, कि यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट कहाँ से करना है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डू यू स्टार्ट, कि आप अपना यूलियन पाथ को स्टार्ट कहाँ पर करोगे और कहाँ पे एंड करोगे। तो जहां पर भी एक्स्ट्रा आउटगोइंग एज है ना, जो भी नोड ऐसी है जिसमें एक एक्स्ट्रा आउटगोइंग एज है, वो तुम्हारा स्टार्ट बनेगी। और जहां पर भी तुम्हारा एंडिंग नोड है, जहां पर भी तुम्हारा एक एक्स्ट्रा इनकमिंग एज है, वो हमेशा तुम्हारी यूलियन पाथ का एंड बनेगी। याद रखो, जब भी तुम यूनियन पाथ निकालोगे तो हमेशा योर स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी द नोड दैट हैज एन एक्स्ट्रा आउटगोइंग एज, एंड योर एंडिंग पॉइंट विल ऑलवेज बी द नोड दैट हैज एन एक्स्ट्रा इनकमिंग एज। इस तरीके से पाथ बनेगा। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आते हैं, मैप इंट कॉमा इंट, इसको कह देते हैं क्या, नेट, इसको कहते हैं आउट डिग्री। ठीक है, आउट डिग्री कहते हैं। ये निकालेगा क्या, ये हमारा निकालेगा नेट डिग्री। ठीक है। अब क्या करते हैं, फॉर, आई होप सबको दिख रहा होगा, फॉर ऑटो, ऑटो ई, और पेयर्स के ऊपर आइटरेट करते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, इंट यू इक्वल टू यू ऑफ ई ऑफ जीरो, और वी होगा क्या, ई ऑफ वन। ठीक है। और जी ऑफ यू डॉट पुश बैक वी। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आउट डिग्री बढ़ा देंगे, किसकी, आउट डिग्री बढ़ाएंगे अपने यू की। सिंपल सी बात है, उससे एक एज बाहर की तरफ जा रहा है, ये एक डायरेक्टेड एज है, यू से वी की तरफ जा रहे हैं हम, सो इट विल बी प्लस प्लस। और आउट डिग्री ऑफ वी को क्या करेंगे, घटा देंगे, और डिग्री ऑफ वी माइनस माइनस। याद रखो, हमको नेट आउट डिग्री चाहिए। हमने क्या बताया था, द नेट आउट डिग्री शुड बी वन। हम उसको चेक करने वाले हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर नेट आउट डिग्री निकाली है। ठीक है। उसके बाद हम बाहर आते हैं। ठीक है। अब हमको वो नोट फाइंड करना है जिसका नेट आउट डिग्री वन है, ताकि हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिल पाए। तो हम उसको बोल देते हैं यू। ठीक है। और इसको पहले रैंडमली कोई भी वैल्यू दे देते हैं, पहले कोई भी रैंडमली वैल्यू दे देते हैं। तो लिखते हैं क्या, आउट डिग्री डॉट बिगिन ऑफ फर्स्ट। ठीक है। ये हमारा, हमने क्या कर दिया, टेक रैंडम नोट। अच्छा, ये हमने क्यों किया है, ये हमने इसलिए किया है कि सच दैट हमारे पास मान लो अगर ऐसा कोई नोड हमें नहीं मिल पाता है जिसका नेट आउट डिग्री वन नहीं है, जैसे कि हमने वो साइकिल वाला केस देखा था, उसमें क्या था, किसी का भी आउट डिग्री, जो नेट आउट डिग्री है वो वन नहीं है, वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आ जाएगा सबका। तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि आंसर तो एग्जिस्ट फिर भी करता है, ठीक है, तो ऐसे केस को हैंडल करने के लिए हम पहले से एक रैंडम नोड को उठा लेते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, अपना एग्जैक्ट नोड ढूंढेंगे, क्या करेंगे, ऑटो एक्स, या फिर और से करते हैं ऑटो एंड वी कॉमा डी, क्योंकि दो हिस्से होते हैं आउट डिग्री पे। ठीक है। इफ डी इज एक्जैक्टली इक्वल टू वन, डी एक्जैक्टली इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ, इसका यहाँ पर मतलब ये हुआ कि जो नेट आउट डिग्री है दैट इज वन, नेट आउट डिग्री इज वन। इसका मतलब एक्स्ट्रा आउट गोइंग एज, नेट आउट डिग्री माइनस वन का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा इनकमिंग एज। बाकी सबके लिए क्या होगा, बाकी सबके लिए चीज जीरो हो जाएगी। ठीक है। अगर ये इसके बराबर होता तो क्या करोगे, अपने u को अपडेट कर दोगे, u इक्वल टू वी एंड ब्रेक। अब तुम्हें अपना स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल चुका है। ठीक है। अब हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल गया। अब आते हैं अपने एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम लगाएंगे अपना हायर होल्जर्स एल्गोरिथम। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो वेक्टर्स लेंगे, वेक्टर इंट करंट पाथ, ये करंट पाथ को ट्रैक करने के लिए होगा। और एक आएगा मेरा क्या, यूलिरियन या फिर ऑयलेरियन। ठीक है। ये बेसिकली मेरा ये डिनोट करेगा कि मेरा यूलिरियन सर्किट क्या बन रहा है। बाद में इसी का यूज करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। अब आते हैं क्या, सबसे पहले अपने करंट पाथ में पुश करा देंगे, किसको, डॉट पुश बैक, अपने स्टार्टिंग नोड को। स्टार्टिंग नोड हमारा क्या था, वो यू था यहाँ पर। ठीक है। तो यू को पुश करा दिया। अब वाइल नॉट करंट पाथ डॉट एम्प्टी, जब तक पूरा पाथ एम्प्टी नहीं होता तब तक मैं सारे नोड्स को ट्रैवर्स नहीं कर लेता, तब तक क्या करूंगा, इंट यू इक्वल टू, यू नहीं, यहाँ पर यू को ऐसे लिख देते हैं, यू इक्वल टू व्हाट, करंट पाथ डॉट बैक। इसके जो पीछे पड़ा हुआ है, सबसे जो पीछे पड़ा हुआ है इसको उठाते हैं। अब जो मेरा करंट जो नोड मैंने उठाया है, उसमें देखते हैं क्या क्या उसकी कोई आउटगोइंग एजेस है, क्या उसके आउटगोइंग एजेस हैं, तो देखते हैं। अगर ये खाली है, अगर मान लो ये खाली है, अगर मान लो इसकी कोई भी आउटगोइंग एज नहीं बची है, तो सिंपल सी बात है कि अब इसको हम और आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं और इस पाथ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब जो मेरा नोड यू वाला है, उसको मुझे अपने सर्किट में यूलेरियन पाथ में पुश करा देना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूलेरियन डॉट पुश बैक यू, और करंट पाथ डॉट पॉप बैक। ठीक है। इसको अपने करंट पाथ से हटा देंगे। एल्स, अगर ऐसा नहीं है,
अगर ऐसा नहीं है कि जो हमारा पाथ, जो हमारा करंट वो है, यूएच नोड है, उसका कोई आउटगोइंग एज अभी बचा है, उसको एक्सप्लोर करना है, तो हम क्या करेंगे, उस नोड को निकालते हैं। सो जी ऑफ यू डॉट बैक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, करंट पाथ डॉट पुश बैक, अपने वी को पुश करा देंगे। और जी ऑफ यू डॉट पॉप बैक, ये पॉप बैक क्यों कराया, सिंपल सी बात है, मैंने इस वाले आउटगोइंग एज को एक्सप्लोर कर लिया है, तो अब इसको मैं अपने ग्राफ से हटा रहा हूं कि भैया दोबारा मुझे ऐसे ट्रैवर्स ना करना पड़े, दोबारा इसको ना देखना पड़े। इसलिए मैं इस एज को, इस यू से लेके वी की जो एज को है, उसको मैं हटा दूंगा यहां से, पॉप बैक से, और इसको अपने करंट पाथ में पुश करा दिया। इन केस अगर वो एम्प्टी हो जाएगा, जब भी भाई मेरे पास कोई एक्स्ट्रा आउटगोइंग एज नहीं बचेगी, तब क्या करूंगा मैं, तब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और भैया अपने आंसर को, अपने जो भी मेरा करंट पाथ पे नोड है, उसको पुश करा दूंगा। और इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमें अपना यूलियन पाथ जो है वो मिल जाएगा। इतना ही है, ये जो मैंने लिखा है बस इतना ही पार्ट तुम्हारा हायर होल्डर्स एल्गोरिथम है। अब इससे हमको अपना आंसर एक्सट्रैक्ट करना है, तो आओ अपना आंसर एक्सट्रैक्ट करते हैं इस वाले उससे, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर। अच्छा, जब ये ग्राफ, जब ये तुम्हारा यूलियन पाथ बन के तैयार होगा ना, तो तुम्हारे कुछ ऐसे दिखेगा। ये क्या होगा, ये तुम्हारा कुछ ऐसे दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर टेस्ट केस कोई उठा लूं, ठीक है, कोई टेस्ट केस अगर मैं एक बार उठा लेता हूँ, जैसे ये वाला है तुम्हारा, ये 1 2 1 3 2 1 वाला, ये लास्ट वाला टेस्ट केस। तो उसमें तुम्हारा जो वो होगा ना, जो यहाँ पर ये तुम्हारा यूलियन वाला एरे बनेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। यूलियन जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, 3 1 2 1, ये ऐसा दिखेगा तुम्हारा कुछ कुछ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इन पेयर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, किस ऑर्डर में करना है, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ये 1 2 चाहिए, फिर 2 1 चाहिए, और फिर 1 3 चाहिए। ये बेसिकली उल्टे ऑर्डर में प्रेजेंट होता है, तो हम इसको उल्टे ऑर्डर में ही ट्रैवर्स करेंगे, हम इसको उल्टे ऑर्डर में ही ट्रैवर्स करेंगे। ओके, तो क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल टू यूलियन डॉट साइज -2, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। और आंसर डॉट पुशबैक क्या करोगे, आंसर डॉट पुशबैक यूलियन ऑफ आई प्लस 1 कॉमा यूलियन ऑफ आई, ठीक है। और यहां पर तुम्हारा आंसर बन चुका है। आफ्टर दिस क्या करेंगे, बस यू विल रिटर्न योर आंसर, और ये हो गया तुम्हारा कोड पूरा, ठीक है। एक बार इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो अपना ग्राफ बनाया, नेट आउट डिग्री को कैलकुलेट किया। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसमें एक एक्स्ट्रा आउटगोइंग एज है, वो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, और एंडिंग पॉइंट हमेशा वो बनेगा जिसका नेट डिग्री -1 है, या फिर जिसमें एक एक्स्ट्रा इनकमिंग एज होगा, ठीक है। तो हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड कर लिया। फिर तुमने हायर होल्डर्स एल्गोरिथम को लगाया, जो कि तुम्हारा यूलियन पाथ तुमको निकाल के दे देगा। उसके बाद ये रिवर्स ऑर्डर में आता है, इसलिए हमें रिवर्स ऑर्डर में पेयर एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में पेयर एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर हम अपना आंसर रिटर्न करा देते हैं। आओ अब इस कोड को चला के देखते हैं। So we can see that our code passes sample test case. अब सबके चला के देखते हैं। ओके, सो वी कैन see that our code passes all the test cases successfully, ठीक है। तो या आज का क्वेश्चन एक्चुअली में काफी अच्छा था, काफी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टू बी ऑनेस्ट की डिफिकल्ट था, और इसका अप्रोच बनाना इज नॉट वेरी इजी, इजी नहीं पड़ेगा। अब आओ इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख पा रहे हो, सिंपल सी बात है, मैंने ग्राफ क्रिएट किया है, तो दैट विल टेक व्हाट, इसको हम मान सकते हैं ऑर्डर, व्हाट ऑर्डर n प्लस m, ठीक है। n नंबर ऑफ नोड्स है, m नंबर ऑफ एजेस हैं, ठीक है। फिर आता है मेरा एक सेकंड चीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने हर एक एज को भी पुश कराया था ना यहाँ पर इस चीज के लिए, तो इस वजह से मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है, दैट इज ऑर्डर व्हाट, ऑर्डर n प्लस m। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सबसे पहले तो तुमने जो ये ग्राफ क्रिएट किया उसमें टाइम गया होगा, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरे पास m नंबर ऑफ पेयर्स हैं, m पेयर्स से बेसिकली m नंबर ऑफ एजेस थी, तो इसमें ऑर्डर m गया होगा। उसके बाद तुम्हारा ये हायर होल्डर्स एल्गोरिथम कितनी देर चला होगा, सिंपल सी बात है, तुम यहाँ पर देख सकते हो कि एवरी एज इज ट्रैवर्स्ड ओनली वंस। ये जो लूप चलेगा वाइल लूप, ये हर एक एज को सिर्फ एक ही बार देख रहा है, और उसके बाद उसको हटा दे रहा है डायरेक्टली। वी कैन सी हम यहाँ पर हटा देते हैं उस एज को, तो इसका मतलब ये एल्गोरिथम कितने टाइम चलेगा, ऑर्डर m टाइम्स चलेगा। सो वी कैन सी द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हाट, ऑर्डर m। आप देख सकते हो ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो गया। सो इस तरीके से ये काम करता है, दिस द हायर होल्डर्स एल्गोरिथम। सो दैट इज ऑल फॉर डे गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन पार्ट एंड द कोड पार्ट। इट वाज नॉट वेरी इजी, ठीक है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार फिर से जाके पढ़ो ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एंड you can follow me on LinkedIn and Instagram, those links will be in the description. You can also join our WhatsApp community channel and the Telegram channel for daily updates. और हम कल फिर मिलेंगे एक और हार्ड क्वेश्चन के साथ, शायद मिल जाए।
या फिर वट एवर लीड कोड थ्रोज एट अस. एंड टिल देन, बाय बाय गाइस, गुड डे हेड, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्राइंडिंग, राधे राधे, साइनिंग ऑफ.